हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग इज़ माय पैशन। आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो रिलेटेड है सीटेट, केवीएस, DSSB, एनटीटी और रीट एग्ज़ाम से रिलेटेड। ये सारे हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं जिससे रिलेटेड आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। होप यू लाइक माय वीडियो कंटेंट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेनली हमारी साइकोलॉजी, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस है। ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको हेल्पफुल रहेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। So our first question is, a 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports persons, send her for coaching every day and train her on weekend. Her capabilities are most likely to be the result of an interaction between. एक 6 साल की बच्ची है जिसके अंदर एक स्पोर्टिंग एबिलिटी शो होती है कि वो खेल कूद में वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। उसके जो पेरेंट्स हैं वो क्या है कि स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं और वो उसे कोचिंग ले जाते हैं डेली और वीकेंड पर उसे ट्रेन करते हैं। तो जो लड़की है जो 6 साल की है उसके अंदर कौन सी एबिलिटी शो करती है या किस चीज़ का इंट्रैक्शन है? ऑप्शन ए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑप्शन बी हेल्थ एंड ट्रेनिंग, ऑप्शन सी डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन एंड ऑप्शन डी हेरिडिटी एनवायरनमेंट। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड एरियाज़ बताए थे जिसमें था हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कि जो बच्चा है उसकी हेरिडिटी मतलब उसका नेचर और एनवायरनमेंट उसका नर्चर दोनों इम्पॉर्टेंट है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सो ऑप्शन डी हेरिडिटी एनवायरनमेंट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज जेंडर इज एन कि जो जेंडर है वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट कि वो एक शारीरिक कंस्ट्रक्ट है। ऑप्शन बी इनेट एबिलिटी, जो बच्चे के अंदर जन्मजात पाई जाती है वो एक इनेट एबिलिटी है। जेंडर एक इनेट एबिलिटी नहीं है। इनेट एबिलिटी होती है कि बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी, उसकी इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस इनेट एबिलिटी है, जेंडर नहीं है। तो ऑप्शन बी भी रॉन्ग है एंड ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, फिजियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ऑप्शन सी सोशल कंस्ट्रक्ट एंड ऑप्शन डी बायोलॉजिकल एंटाइटी। ऑप्शन सी सोशल कंस्ट्रक्ट इज द राइट आंसर। Question number 3. According to the Jean Piaget psychologist, schema building occurs as a result new information to fit existing schemas and by modifying old schemes as per new information. जीन पियाजे जो एक फेमस स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके अकॉर्डिंग कि जो हमारे ब्रेन में जो हमारे स्कीमा होते हैं वो बिल्ड करते हैं एक न्यू इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन आगे जाके मॉडिफाई होती है। सो दीज टू प्रोसेसेस आर नोन एज, इन दो प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं कि जो स्कीमा हमारे ब्रेन में डेवलप होते हैं जो एक रिज़ल्ट है न्यू इन्फॉर्मेशन का। फर्स्ट इज़ जो हमारे ब्रेन में स्कीमा है वो एक रिज़ल्ट है न्यू इन्फॉर्मेशन का। सेकंड इज़ जो स्कीमाज है वो मॉडिफाई होते रहते हैं। तो इन दो प्रोसेसेस को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एसिमिलेशन एंड अडेप्टेशन, ऑप्शन बी इक्विलिब्रेशन एंड मॉडिफिकेशन, ऑप्शन सी अकोमोडेशन एंड अडेप्टेशन, ऑप्शन डी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। ऑप्शन डी एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि एसिमिलेशन का मतलब होता है जो हमारे ब्रेन में जो कुछ स्कीमाज हैं उन्हें हम न्यू इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अकोमोडेशन एक प्रोसेस है जहाँ जो हमारे न्यू स्कीमाज है वो मॉडिफाई होते हैं एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। Our next question is question number 4.
Following are some intuitive ideas of children about plants. Which of them is scientifically correct? ये कुछ हमारे इंट्यूटिव आइडियाज़ है। इंट्यूटिव आइडियाज़ मतलब सहज विचार, कि बच्चों के अंदर उनकी इंटेलिजेंस पावर को अजाइन करने के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इंट्यूटिव आइडियाज़, इंट्यूटिव आइडियाज़ का मतलब होता है सहज विचार। तो बच्चों के अंदर क्या सहज विचार है प्लांट्स के बारे में, जो एक साइंटिफिकली करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए, सम वेजिटेबल्स आर फ्रूट्स, कि जो कुछ वेजिटेबल्स होते हैं वो फ्रूट्स होते हैं। तो फ्रूट्स इज़ डिफरेंट एंड वेजिटेबल्स इज़ डिफरेंट। ऑप्शन बी, सीड्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, कि जो सीड्स हैं वो पार्ट नहीं है प्लांट की। तो सीड्स क्या है, एक पार्ट है प्लांट की। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी, कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स, की जो कैरेट्स और कैबेज है ये क्या है, हमारे प्लांट्स नहीं हैं। कैरेट एंड कैबेज ये हमारी वेजिटेबल्स हैं। ऑप्शन डी, ग्रास इज़ नॉट अ प्लांट, की जो ग्रास है वो क्या है, प्लांट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, बी, ए इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी, कैरेट एंड कैबेज आर नॉट प्लांट्स इज़ द राइट आंसर ऑफ फोर्थ क्वेश्चन। Question number 5. The language used in a EVS textbook. जो भाषा इस्तेमाल की जाती है एनवायरमेंटल स्टडीज़ की टेक्स्ट बुक में वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, शुड बी फॉर्मुलाइज विथ एम्फेसाइज्ड ऑन डेफिनेशन, कि ज़्यादा एम्फेसाइज देना चाहिए डेफिनेशंस पे। अगर ईवीएस की टेक्स्ट बुक में डेफिनेशंस ही दी जाएंगी तो बच्चा रूट लर्निंग के थ्रू किसी भी चीज़ को याद करेगा, वो समझेगा नहीं। जबकि एनसीएफ करिकुलम जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005 ने, उसने ये कहा है कि हमें बच्चे को रूट लर्निंग से नहीं, हमें बच्चे को एक अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए जो प्ले वे मेथड के थ्रू हो, जिससे वो पढ़ भी सके। टेक्निकल एंड फॉर्मर, अगर ईवीएस की टेक्स्ट बुक टेक्निकल और फॉर्मर होगी तो बच्चे को ना अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कि वो अपना फीलिंग्स, अपने थॉट्स एक्सप्रेस कर सके, और ना ही उसे नॉलेज गेन होगी। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी, शुड बी रिलेटेड टू एवरीबडी लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड, की बच्चे के लैंग्वेज से रिलेटेड होना चाहिए, उसकी मदर टंग से और उसकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये बात सही है। एनसीएफ ने यही कहा है कि जो ईवीएस की टेक्स्ट बुक है वो बच्चे की लाइफ एक्सपीरियंस से रिलेटेड होनी चाहिए, जिससे बच्चा इंटरेक्ट करके उस चीज़ को समझ सके। ऑप्शन नंबर डी, शुड बी टोर्स एंड डिफ़िकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू कॉम्प्रीहेंड, मीन्स ईवीएस की टेक्स्ट बुक में ऐसी लैंग्वेज यूज़ होनी चाहिए जो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट हो। अगर वो बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होगी तो वो नहीं पढ़ पाएगा। सो ऑप्शन ए, बी एंड डी इज़ रॉन्ग। ऑप्शन सी, शुड बी रिलेटेड टू एवरीबडी लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन कैन बी यूज फॉर, कि जो हमारा आकलन है और हमारा जो असेसमेंट है वो यूज़ किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए, चेक द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव है, बच्चों को कितना समझ में आ रहा है या टीचर कैसे पढ़ा रही है, उसको चेक करने के लिए मेजरमेंट और इवैल्यूएशन का यूज़ होता है। ऑप्शन बी, मोटिवेट द लर्नर्स, बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वह पढ़ाई की तरफ उत्सुक हो और वो उत्सुक हो के क्रियोसिटी में बच्चे पढ़ाई करें, उसके लिए यूज़ होता है मेजरमेंट और इवैल्यूएशन। सी, इम्प्रूव द टीचिंग, टीचिंग को इम्प्रूव करने के लिए मेजरमेंट और इवैल्यूएशन यूज़ होता है। या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि चेक द इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग, की टीचिंग कैसे हो रही है, बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है, इम्प्रूव की जा रही है टीचिंग, ये सब इंक्लूडेड होंगे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में। मेनली इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में हम बच्चे को असेस करते हैं उसकी स्कोलास्टिक डेवलपमेंट और जो उसकी को स्कोलास्टिक डेवलपमेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, इसमें से कौन सा एक आकलन का टाइप नहीं है। ऑप्शन ए, नॉर्म्स, रूल्स एंड रेगुलेशन।
ऑप्शन बी फॉर्मेटिव, ऑप्शन सी समिटिव, ऑप्शन डी CCE. CCE मीन्स कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मेटिव और समिटिव असेसमेंट ये टाइप्स है इवैल्यूएशन के, और CCE एक पार्ट है इवैल्यूएशन का, लेकिन जो नॉर्म्स है वो एक टाइप नहीं है इवैल्यूएशन का। क्वेश्चन नंबर 8, academic achievement of a student depend on dash factor, कि जो बच्चे की जो academic achievement है वो किस पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है बच्चे की academic achievement। ऑप्शन ए अफेक्टिव, ऑप्शन बी एनवायरनमेंट, ऑप्शन सी बायोलॉजिकल सोशल एनवायरनमेंट, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बच्चे की एकेडमिक अचीवमेंट में उसका एनवायरनमेंट भी इन्फ्लुएंस करता है, उसकी अफेक्टिव डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है, इवन उसकी बायोलॉजिकल और सोशल डेवलपमेंट भी इन्फ्लुएंस करती है उसकी एकेडमिक अचीवमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है समावेशी शिक्षा, कि सबको समान अधिकार है एजुकेशन को रिसीव करने में। ऑप्शन नंबर ए इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, ऑप्शन नंबर बी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, ऑप्शन नंबर सी एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, ऑप्शन नंबर डी इंक्लूज indoctrination of facts। ऑप्शन नंबर बी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि इंक्लूसिव एजुकेशन का ये मानना है कि एक समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जहाँ हमारी क्लासरूम में अलग अलग डाइवर्सिटी के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, इसका मतलब है कि जो टीचर्स है अलग अलग जो टीचर्स हैं मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के, उनको ऐड किया जाए इंक्लूसिव एजुकेशन में। ऑप्शन बी सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लासरूम, कि हमारे क्लासरूम में अलग अलग रिलीजन से, कास्ट के, क्रीड के बच्चे जो है एक साथ मिलकर पढ़े। ऑप्शन सी एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स, कि इंक्लूसिव एजुकेशन में स्ट्रिक्ट एडमिशन प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो ये तो गलत बात है कि जो हमारी एजुकेशन है वो एक फ्लेक्सिबल है, वहाँ स्ट्रिक्ट रूल्स एडमिशन्स रूल नहीं होने चाहिए। ऑप्शन डी इंक्लूड indoctrination ऑफ फैक्ट्स, दिस इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए सी एंड डी इज़ रॉन्ग एंड बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question number 10, which one of the following is an example of specific learning disability? इसमें से कौन सी एक हमारी specific learning disability है? ऑप्शन नंबर ए mental retardation, ऑप्शन नंबर बी dyslexia, ऑप्शन नंबर सी attention deficient hyperactivity disorder, ऑप्शन नंबर डी autism। जो हमारी लर्निंग से रिलेटेड डिसेबिलिटी है वो है हमारी डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर बी डिसलेक्सिया इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो का कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।